बीपीएससी टीआरई 4 हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट में जापान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। जो अभ्यर्थी 11, 12 या 9, 10 के में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत परीक्षा का आवेदन करेंगे उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जापान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रैक्टिस सेट अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जापान से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसी तरह के प्रैक्टिस सेट हम अपने चैनल पर लाते रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, जापान ने ताइवान को औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा कब बनाया था। आपके पास जवाब होने चाहिए। जापान ने ताइवान को औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा कब बनाया था, तो आंसर हो जाएगा 1895। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने कोरिया को औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा कब बनाया था। तो कोरिया का जो औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा बनाया था वो बनाया था 1910 में, यानी ताइवान को इसने बनाया था 1895 में और कोरिया को बनाया था 1910 में। जापान ने चीन को कब हराया था, तो जापान ने चीन को हराया था 1894 ईस्वी में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ताइवान को कब औपनिवेशिक बनाया था, कोरिया को कब बनाया था और चीन को कब हराया था। जापान ने रूस को कब हराया था, तो जापान ने रूस को हराया है 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में जब जार का शासन था रूस में, तब जापान ने इतने बड़े देश को हरा दिया था। 19वीं शताब्दी तक चीन में किस राजवंश का प्रभुत्व था, तो छिंग राजवंश का। ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछता कि 19वीं शताब्दी में चीन में किस राजवंश का प्रभुत्व था, तो छिंग राजवंश हो जाएगा। चीन में वर्तमान में किस राजनीतिक दल का नियंत्रण स्थापित है, यानी करंट में बात करेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जिसको साम्यवादी दल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सभी जो क्वेश्चन जो है जापान से रिलेटेड ही हैं। तो जापान की हार कब हुई थी, तो जापान की हार जो है हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिलती है 1945 में, जब जापान भी एक साम्राज्यवादी देश बना था। जर्मनी को देखते हुए, ब्रिटेन को देखते हुए, फ्रांस को देखते हुए जापान ने भी साम्राज्यवाद की नीति अपनाई और द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ और 1945 में इसकी हार हुई। जापान में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत कब मानी जाती है, तो 1945 में। जापान किन दशक तक अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, तो 1970 के दशक में। यानी जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद जापान की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन 1970 के दशक आते आते ही इसने फिर अपने आप को मजबूत कर लिया। जापान का आधुनिकीकरण का सफ़र किस पर आधारित था, तो जापान का आधुनिकीकरण का सफ़र जो है वो पूंजीवाद के सिद्धांत पर आधारित था, क्योंकि ये अमेरिका जिस तरह से पूंजीवाद का समर्थक रहा है, उसी तरह से अमेरिका ने भी इसको अपने पक्ष में लिया और पूंजीवाद के सिद्धांत पर इसने भी काम किया और इस तरह से इसने प्रोग्रेस किया। किसे प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है, तो सीमा छियन को। जापान में भी इतिहास लिखने हेतु अभिलेखों को इकट्ठा हेतु ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी, तो 1869 ईस्वी में अभिलेखों को इकट्ठा करके ब्यूरो की स्थापना की गई थी। अब जापान से संबंधित और भी महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं। तो जापान में लिखित शब्दों का बहुत सम्मान होता था। जापान में साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था, यानी जो साहित्यिक कौशल थे, जो लेखक लिखता था, जो किताबें होती थी, उसको बहुमूल्य समझा जाता था। लिखित स्रोतों में सरकारी इतिहास, विद्वत्तापूर्ण लेखन और लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक साहित्य था। अब आगे की बात कर लेते हैं, कुछ विद्वान और उससे संबंधित देश के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्वान के नाम पूछता है और संबंधित देश पूछता है। तो लिमांग छिचाऊ जो है, इसका पूछेगा कि इनका ये जो विद्वान थे इनका संबंध किस देश से है, तो लिमांग छिचाऊ का संबंध जो है वो चीन से है। कुमे कुनिताके जो है इनका संबंध जो है वो जापान से है। ये भी विद्वान थे, जापान से संबंध रखते थे। मार्क पोलो, इसको तो आप जानते होंगे, मार्क पोलो जो है ये भी एक विद्वान था और इसका संबंध जो है वो इटली से था। नेक्स्ट हम विद्वान की बात कर लेते हैं। तो
मैटियो रिक्की जो है ये भी एक विद्वान थे और इनका संबंध जो है वो कहाँ से था, तो इटली से था। मैटियो रिक्की जो है इटली के विद्वान थे। नेक्स्ट है लुई फराओ जो है वो कहाँ के विद्वान थे, तो ये विद्वान थे आपका पुर्तगाल के ये विद्वान थे लुई फराओ। तो इस तरह से विद्वान और उससे संबंधित देश हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं कि चीन में जेसुइट मिशन का संस्थापक कौन था। चीन में जो जेसुइट मिशन भेजा गया था उसका संस्थापक कौन था, तो मैटियो रिक्की था। मैटियो रिक्की, अभी हमने बताया कि मैटियो रिक्की का संबंध कहाँ किस देश से है। ये मैटियो रिक्की एक विद्वान था। जापान में जेसुइट मिशन का संस्थापक कौन था, तो जापान में जो जेसुइट मिशन स्थापित हुआ उसका संस्थापक जो है लुई फराय था। चीन सभ्यता में विज्ञान इतिहास पर कार्य करने का श्रेय किसको जाता है, यानी वैज्ञानिक इतिहास पर कार्य करने का श्रेय किसको जाता है, तो जोसेफ नोडहम को जाता है। वैज्ञानिक इतिहास पर इन्होंने लेखन लिखने का काम किया था। अब हम बात करते हैं जापान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। यहाँ से आपका वीडियो शुरू होता है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो। यहाँ के निवासियों को जापानी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ भारत के निवासियों को इंडियन कहा जाता है, उसी तरह से जापान के निवासियों को जापानी कहा जाता है। जापान की राष्ट्रभाषा भी जापानी है, यानी वहाँ की राष्ट्रभाषा भी जापानी कही जाती है। जापान में संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी है। जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है उसी तरह से जापान की मुद्रा येन है। जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है, तो डाइट। फिर उसके बाद जो है जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम शिगेरू इशिबा हैं, जो 65वें प्रधानमंत्री हैं, और इनका संबंध जो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और नारुहितो जो है वो जापान के वर्तमान सम्राट हैं, जो 126वें नंबर के ये सम्राट है। नारुहितो जो है वर्तमान में हमने कहा कि वहाँ सम्राट भी व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी चलता है और संसदीय भी व्यवस्था चलता है। जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है, अर्थात विश्व में सबसे पहले सूर्योदय जापान में ही होता है। जापान का संविधान की बात कर लें तो 3 मई 1947 को जापान का संविधान लागू किया गया था। जापान के ऊपरी सदन को हाउस ऑफ काउंसिलर कहा जाता है। जापान के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ काउंसिलर। जापान के निचले जो सदन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जापान के निचले सदन को क्या कहा जाता है, तो प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। जापान की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 330 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। जापान की ये जनसंख्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर में ये 330 व्यक्ति रहते हैं। जापान विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अभी फ़िलहाल भारत हो गया है। चीन, कोरिया, रूस, ताइवान, जापान की ये सब पड़ोसी देश माने जाते हैं। चीन हो, कोरिया हो, जापान हो, रूस हो, ये सब चीन के पड़ोस मतलब जापान के पड़ोसी देश माना जाते हैं। जापान को निपोन या निहोन भी कहा जाता है। ये जापान का पुराना नाम है, निपोन या निहोन, ये जापान को कहा जाता था। जापान में द्वीपों की संख्या 6852 है। जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है, यानी दुनिया की सबसे 11वें नंबर पर जो सबसे अधिक आबादी है वो जापान की है। सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में ही आते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के ही ऐसे शहर हैं जहां अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त एवं 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, जब जापान ने सरेंडर नहीं किया था। तो जापान एशिया के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित देश है। जापान एशिया में पहला ऐसा देश है जो साम्राज्यवादी देश की श्रेणी में शामिल हुआ था, यानी जापान एशिया के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित देश है। मानव विकास सूचकांक, जिसको SDI कहते हैं, जापान का स्थान विश्व में 24वां है। क्योटो जापान की पूर्व राजधानी हुआ करती थी। आपसे पूछेगा जापान की पहले राजधानी क्या होती थी, तो क्योटो। जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। ये द्वीप है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। होन्शु जो द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु। जापान दुनिया के मोटर वाहन का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, यानी सबसे ज़्यादा मोटर का उत्पादन जो है वो जापान ही करता है। जापान
एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको जैक्सा कहा जाता है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष और ग्रह के अनुसंधान, उड़ान अनुसंधान आयोजित करता है। यानी ये जिस तरह से हमारे यहाँ इसरो काम करता है, वहाँ उस एजेंसी का नाम जैक्सा है। सबसे ज़्यादा रोबोट का उपयोग करने वाला देश जापान ही है।